हेलो फ्रेंड्स। तो यार चलिए हम लोग जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और अभी तक हमने जावा में बहुत कुछ चीज़ें सीख ली हैं। तो मेक श्योर कि आप जावा के सारे वीडियो जरूर देखो। आप प्लेलिस्ट में आओ। प्लेलिस्ट में आने के बाद ये जो जावा की प्लेलिस्ट है इसको आप एक्सेस करो। तो अभी तक हमने 73 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। तो मेक श्योर कि ये सारे वीडियोस आप जरूर देखे हों अगर आपको जावा बहुत अच्छी तरह से सीखना है तो। अपने लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने मल्टी थ्रेडिंग के बारे में समझा था, जिसमें हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग को बहुत ही डीपली अच्छे से बहुत कुछ समझा था। तो आई होप कि आपने ये सारे वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि अगर आप जावा मेरे से सीख रहे हो तो आप पूरे वीडियोस देखना। बिलीव मी, आप जावा में मास्टरी हासिल कर लोगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इनानमस इनर क्लास का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस चीज को समझने से पहले आपको कुछ चीजें आपको आना चाहिए। हालांकि ये चीजें मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक रिवीजन के तौर पर मैं ये चीजें आपसे पूछता हूँ। तो आपको यहाँ पर कुछ आंसर करना है। तो यहाँ पर समझिए, हमारे पास एक पेरेंट क्लास है। उस क्लास के अंदर हमने 3 फंक्शन बनाए हैं, fun1, fun2 एंड fun3। इनकी कुछ कोडिंग होगी जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो इस पेरेंट की एक हमने चाइल्ड क्लास बनाई है। तो इसके अंदर हमने fun3 fun4 फंक्शन बनाया है। और इस वाले फन फंक्शन की हमने यहाँ पर चाइल्ड क्लास में ओवर राइडिंग कर दी है। अब ओवर राइडिंग क्या होती है ये आपको पता है। उसके बाद हमने क्या किया, लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ हमने राइट साइड में क्या किया कि अपनी चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और चाइल्ड क्लास का ही रेफरेंस वेरिएबल बनाया है। तो जब हम अपने चाइल्ड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल, जो कि हमारे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, रिफर कर रहा है, उसका यूज करके अगर हम fun1 fun2 fun3 fun4 और जो हमारा ओवर रिडन मेथड है उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो ये fun1 fun2 पेरेंट वाले हैं, fun3 fun4 ये चाइल्ड वाले हैं, और ये फन ओवर रिडन मेथड है। तो यहाँ पेरेंट में है और चाइल्ड में है, चाइल्ड हमने ओवरराइड कर दिया है। तो आपको ये बताना है कि जब इन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं fun1 fun2 fun3 fun4, तो क्या इसमें कोई एरर है, या जब हम लोग ओवर राइडिंग कर रहे हैं तो फन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फन फंक्शन चाइल्ड वाला चलेगा कि पेरेंट वाला एग्जीक्यूट होगा। तो आपको इस केस में बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमने क्या किया है, यहाँ पर कि हमने ऑब्जेक्ट तो अपनी चाइल्ड क्लास का बनाया है लेकिन रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट क्लास का बनाया है। अब आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है इनहेरिटेंस के केस में कि हमारे पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकता है। तो हमने यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल बनाया है अपने पेरेंट क्लास का, और जब मैं उस पी रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके fun1 fun2 fun3 fun4 और ओवर रिडन मेथड फन को कॉल कर रहा हूं तो क्या होगा। अब अगर आपको ये सारी चीजें पहले से आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें करके बताओ कि इसमें क्या होगा। फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जब अभी हम इसकी बात करते हैं, जब हम लोग चाइल्ड क्लास का ही रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, तो चाइल्ड क्लास का हम रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने चाइल्ड क्लास का क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, रेफरेंस वेरिएबल भी सी चाइल्ड क्लास का है। जब हम लोगों ने लिखा सी डॉट fun1, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे इस चाइल्ड क्लास में fun1 फंक्शन को ढूंढा जाएगा अर्ली बाइंडिंग की वजह से। तो क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल क्या है, चाइल्ड क्लास का है, तो चाइल्ड क्लास में fun1 को ढूंढा जाएगा। अब fun1 चाइल्ड क्लास में नहीं है तो उसके पेरेंट क्लास में जाएगा और fun1 की बाइंडिंग कर देगा। तो यहाँ पर ये fun1 ये वाला कॉल होगा। उसी तरह से fun2 सेम तरीके से पेरेंट वाला कॉल हो जाएगा। उसके बाद जब fun3 फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो हमारे चाइल्ड क्लास में जा करके fun3 फंक्शन को ढूंढा जाएगा, और fun3 फंक्शन क्योंकि मिल जाएगा तब वो पेरेंट में नहीं जाएगा। अगर ना मिलता चाइल्ड क्लास में fun3 फंक्शन तब वो पेरेंट में जाता, लेकिन अगर मिल गया है तो नहीं जाएगा। तो वो fun3 फंक्शन की यहाँ से बाइंडिंग कर देगा। जब fun4 फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो सेम तरीके से fun4 फंक्शन की बाइंडिंग कर दी जाएगी। उसके बाद जब यहाँ पर हमारे ओवर रिडन मेथड फन को कॉल किया जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारे चाइल्ड क्लास में ही जा करके फन फंक्शन को ढूंढा जाएगा। अब क्योंकि फन फंक्शन मिल गया है तो यहाँ से इस वाले फन फंक्शन की बाइंडिंग कर दी जाएगी। यानी कि हमने ओवर राइडिंग कर दी है तो ओवर रिडन मेथड जो चाइल्ड क्लास में प्रेजेंट है वही कॉल होगा।
है ना? तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे फंक्शन कॉल बिल्कुल वैलिड हैं और एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर क्योंकि आपने क्या किया है, पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, तो जब आप fun1 को कॉल करोगे तो इस fun1 को पहले पेरेंट क्लास में सर्च किया जाएगा। पेरेंट क्लास में सर्च किया जाएगा तो fun1 मिल जाएगा, तो इस पेरेंट क्लास वाले fun1 को यहाँ पर बाइंड कर दिया जाएगा। उसी तरह से जब आप fun2 को कॉल करोगे इस वाले को, तो fun2 को बाइंड कर दिया जाएगा। अब जब आप यहाँ पर fun3 और fun4 फंक्शन को कॉल करोगे, तो क्योंकि आपने रेफरेंस वेरिएबल यूज किया है पेरेंट क्लास का, तो पेरेंट क्लास में जा करके fun3 और fun4 फंक्शन को ढूंढा जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली पेरेंट क्लास में fun3 और fun4 फंक्शन नहीं मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो उसके चाइल्ड क्लास में जा करके कभी भी सर्चिंग नहीं की जाएगी, है ना? हमेशा जब हम लोग क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास का रेफरेंस बनाते हैं और कोई फंक्शन को कॉल करते हैं, तो अगर वो फंक्शन चाइल्ड क्लास में नहीं मिला, तब उस फंक्शन को पेरेंट क्लास में जा करके ढूंढा जाएगा। ये इनहेरिटेंस केस में तो चाइल्ड क्लास का अगर ऑब्जेक्ट है तो पहले चाइल्ड क्लास में ढूंढेंगे, फिर पेरेंट क्लास में। लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टा है कि पहले क्योंकि आपने रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट का यूज किया, तो पेरेंट क्लास में fun3 fun4 को ढूंढा जाएगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा। तो अगर कोई इस वाली पेरेंट की कोई पेरेंट क्लास होती, तो उस पेरेंट इस पेरेंट की वो पेरेंट क्लास में जा करके fun3 fun4 फंक्शन को ढूंढा जाता, लेकिन पेरेंट की चाइल्ड क्लास में कभी भी सर्चिंग नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर कंपाइलर क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि अगर आपने इनहेरिटेंस किया है और आपने रेफरेंस वेरिएबल, भले ही आपने ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का बनाया है, लेकिन अगर आपने रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट क्लास का बना दिया, तो पेरेंट क्लास का रेफरेंस आप यूज करके चाइल्ड क्लास के उन मेथड को कॉल नहीं कर पाओगे जो ओरिजिनली चाइल्ड क्लास में बने हैं। ध्यान से समझना इस बात को। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब आप इस फन फंक्शन को कॉल करोगे जो कि ओवररिडन मेथड है, अब क्योंकि यहाँ पर ओवरराइडिंग की गई है, तो क्या होगा, यहाँ पर जब पहले पहले जब यहाँ पर ओवरराइडिंग की गई है, तो यहाँ पर लेट बाइंडिंग होगी। क्या होगी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट बाइंडिंग, मैं लिख देता हूँ एलबी लिखता हूँ, लेट बाइंडिंग। तो लेट बाइंडिंग की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि पहले पी, ये क्या है, पी है, तो पी जो यहाँ पर पी है वो पेरेंट क्लास का है। तो पेरेंट क्लास में क्या होगा, वो पहले क्या करेगा, फन फंक्शन को ढूंढेगा, लेकिन फन फंक्शन मिलेगा तो, लेकिन इसकी बाइंडिंग नहीं होगी, क्योंकि आपने उसकी चाइल्ड क्लास बना करके ओवरराइडिंग कर दी है। और अगर आपने ओवरराइडिंग कर दी है, तो पी के क्या होगा, पी का जो टाइप है जो कि पेरेंट है उसको आधार नहीं माना जाएगा, बल्कि पी में जो कंटेंट है, पी कंटेंट मतलब किसका किसका किस ऑब्जेक्ट का आपने रेफरेंस रखा है, तो आपने रेफरेंस रखा है चाइल्ड क्लास का, तो चाइल्ड क्लास वाला ही यहाँ से जब आप पी डॉट फन को कॉल करोगे तो चाइल्ड क्लास वाला यानी कि ये वाला फन यहाँ से कॉल होगा, ये आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर हर जगह यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है अर्ली बाइंडिंग, मैं लिखता हूं अर्ली बाइंडिंग लिखता हूं, लेकिन ओवरराइडिंग के केस में होती है लेट बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग में क्या होता है कि कंपाइल टाइम पर नहीं बल्कि रन टाइम पर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, और रन टाइम पर जब भी डिसाइड किया जाएगा तो ओवर रिडन वाला मेथड ही कॉल होता है, और ये बात आपको पता है। लेकिन अर्ली बाइंडिंग में क्या होता है कि कंपाइल टाइम पर ही पता कर लिया जाएगा कि कौन सा मेथड कॉल होगा, और अगर मेथड कॉल होने वाला है, अगर मेथड प्रेजेंट है तो कॉल हो जाएगा, अदरवाइज वो एरर जनरेट कर देगा, है ना? तो आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, और इसे ही हम बोलते हैं लेट बाइंडिंग, जिसको हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग किस तरह से होती आपको समझ में आया होगा। तो लेट बाइंडिंग कब होती है, ओवरराइडिंग के केस में, जैसे यहाँ पर पेरेंट क्लास में फन फंक्शन है, आपने उसकी ओवरराइडिंग कर दी चाइल्ड क्लास में, तो यहाँ पर लेट बाइंडिंग होगी, और लेट बाइंडिंग अगर होगी
तो P में जिस टाइप के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखा गया है उस क्लास में जा करके ओवर रिडन मेथड को सर्च किया जाएगा और वो मिल जाएगा, उसकी बाइंडिंग कर दी जाएगी, है ना। और अगर तो इसे हम बोलते हैं लेट बाइंडिंग होना, रन टाइम पर डिसाइड होगा। और वैसे भी रन टाइम पर ही तो पता चल पाएगा कि P में किस टाइप के ऑब्जेक्ट का एड्रेस यानी कि रेफरेंस रखा हुआ है। तो ये चीजें आपको पता है, फिर भी मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, है ना। समझने वाली बात यहाँ पर ये आपने लिखा है, देखा कि हम लोग अगर पेरेंट का रेफरेंस वेरिएबल यूज करें तो चाइल्ड क्लास के वो मेथड जो ओरिजिनली चाइल्ड में ही बने हैं उनको हम कॉल नहीं कर सकते हैं, है ना। समझ में आपको बात आई, राइट, समझ में आया है ना, बिल्कुल। अब चलिए मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर देखिए हमने एक पेरेंट क्लास बनाई है, वही सेम टू सेम हमने फन फंक्शन, फन वन और फन टू, इसके अंदर हमने फन वन, फन टू और फन पेरेंट लिखा है। एक चाइल्ड क्लास है जो पेरेंट को एक्सटेंड कर रही है। फन की हमने ओवर राइडिंग कर दी, यहाँ पर लिखा है फन चाइल्ड, चाइल्ड लिखा है। फन थ्री फंक्शन है, फन फोर फंक्शन है ना। और हमने टेस्ट डेमो क्लास में देखिए हमने पेरेंट वाले का रेफरेंस बनाया है और चाइल्ड वाले का ऑब्जेक्ट। तो हमने फन वन को, फन टू को और फन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग फन थ्री और फन फोर को कॉल नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैं लिखूं एस डॉट फन, तो देखिए यहाँ पर फन थ्री और फन फोर सजेस्ट नहीं हो रहे हैं, उनको हम कॉल नहीं कर सकते, है ना। और यहाँ पर फन में जब कॉल होगा तो कौन सा कॉल होगा, ओवर रिडन वाला मेथड फन चाइल्ड प्रिंट होना चाहिए, है ना। मैं रन करता हूं एक बार, यहाँ पर देखिए फन वन, फन टू, फन चाइल्ड प्रिंट हुआ है ना। अगर हमारा ऑब्जेक्ट भी, अगर हमारा रेफरेंस वेरिएबल भी चाइल्ड क्लास का होता तब हम लोग यहाँ पर एस डॉट फन, अब देखिए यहाँ पर फन थ्री सजेस्ट कर रहा है ना, हम लोग एस डॉट फन फोर यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है, हम सबको कॉल कर लेते, है ना। ये देखिए तो यहाँ पर सब कुछ प्रिंट है और फन चाइल्ड। तो ओवर राइडिंग के केस में हमेशा चाइल्ड वाला ही एग्जीक्यूट होता है। समझ बात आई आपको। चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब आप यहाँ पर हम लोग मूव कर सकते हैं किधर, अपने एनॉनिमस इनर क्लास को समझने के लिए। तो एनॉनिमस इनर क्लास को सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एनॉनिमस का मतलब होता है कोई नाम नहीं होना। तो ऐसी क्लास जिसका कोई नाम नहीं होगा। इनर मतलब ये हमेशा किसी दूसरे क्लास के अंदर ही होगी। तो एनॉनिमस इनर क्लास के बारे में सबसे आप इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि ये एक इनर क्लास होगी। इनर क्लास का मतलब जब हम कोई क्लास दूसरे क्लास के अंदर बना देते हैं उसे हम बोलते हैं इनर क्लास, और इस क्लास का कोई नाम नहीं होगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर समझिए कि ये एनॉनिमस इनर क्लास किसी न किसी क्लास की एक चाइल्ड क्लास होगी। क्या होगी, ये हमेशा एक चाइल्ड क्लास होगी। तो क्या सीखा, इस क्लास का कोई नाम नहीं होगा। दूसरा, ये एक इनर क्लास होगी जो किसी क्लास के अंदर होगी। और ये क्लास जो एनॉनिमस क्लास होती है ये किसी ना किसी क्लास की चाइल्ड क्लास होती है। अब इस बात को हम लोग यहाँ पर प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं। लेट्स से मैं बना लेता हूँ माई क्लास, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। इस तरह से हमने माई क्लास बना लिया। और इस क्लास के अंदर ना मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ पब्लिक वायर्ड, लेट्स से डिस्प्ले फंक्शन मैंने बना लिया। और इसके अंदर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कुछ भी, डिस्प्लेइंग समथिंग, ओके। ऐसे हमने कुछ भी यहाँ पर रैंडम मैसेज दे दिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस क्लास का यूज करके एक एनॉनिमस इनर क्लास बनाऊं। समझिए मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना आप। मैं क्या चाहता हूं कि मैं इस क्लास का यूज करके एक एनॉनिमस इनर क्लास बनाऊं। तो अभी हमने सीखा कि जो एनॉनिमस इनर क्लास होगी ये किसी न किसी क्लास की चाइल्ड क्लास होगी, किसी न किसी क्लास की चाइल्ड क्लास होगी। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि जो ये माई क्लास हमने बनाया है इसको मैं एज अ पेरेंट क्लास यूज कर लूं। तो हम लोग इस माई क्लास को एज अ पेरेंट क्लास यूज करेंगे, ठीक है। तो ठीक है यार, अगर हमें एनॉनिमस इनर क्लास बनानी है तो हमें सबसे पहले एक पेरेंट क्लास चाहिए। तो वो पेरेंट क्लास हम लोग बना लेंगे माई क्लास को, ठीक है। तो अब दूसरा बात यहाँ पर समझिए, दूसरी बात, ये क्लास क्या होगी, किसी क्लास के अंदर बनेगी और उस क्लास का कोई नाम नहीं होगा। तो अंदर बनाने से मतलब यह है कि मैं इसी क्लास, जो हमारा जिस क्लास में हमारा मेन फंक्शन है, इसी क्लास में लेट से हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। अच्छा,
अब वो क्लास होगी और उसका कोई नाम नहीं होगा, है ना? अच्छा, आप एक बात बताइए कि आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो? जैसे यहाँ पर हमने बनाया है न्यू चाइल्ड, तो हमने चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया है चाइल्ड क्लास का, रेफरेंस रखने के लिए। अब सोचो अगर हमारी इनर क्लास का कोई नाम ही नहीं होगा, जैसे चाइल्ड अगर सोचो नाम ही ना हो, तो हम लोग अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनाएँगे? ये बात यहाँ पर कन्फ्यूजिंग लग रही है। अच्छा, अच्छा ठीक है, एक बात यहाँ पर देखिए कि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान सुनना, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमें उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखने के लिए किसी न किसी रेफरेंस वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है ना? तो हमें उसी क्लास का रेफरेंस वेरिएबल मिल जाए, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन क्या मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस उसके किसी पैरेंट क्लास में रख सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। अभी-अभी हमने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पर अपने पैरेंट क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना लूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? हमने अभी-अभी आपको बताया। तो ठीक है यार, क्योंकि जो एनार्मस इनर क्लास है, ये किसी न किसी क्लास की चाइल्ड क्लास होगी। तो कोई बात नहीं, अगर मैं अपनी एनानिमस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, तो उसका रेफरेंस रखने के लिए हम उसकी पैरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं, है ना? तो चलिए, अगर हमें मैं इसको अभी हटा देता हूँ, नहीं मैं पड़ा रहने देता हूँ। हमें इस क्लास का यूज़ करके एक एनानिमस इनर क्लास बनानी है, तो ये हमारी होगी पैरेंट क्लास और अगर ये पैरेंट क्लास होगी, तो इसका हम रेफरेंस वेरिएबल बना करके हम उस अपने एनानिमस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, है ना? अब आप बताइए कि वो क्लास जो एनानिमस इनर क्लास होगी उसका कुछ नाम नहीं होगा। नाम नहीं होगा तो हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएँगे? और हम क्लास भी कैसे बनाएँगे? हम लोग क्या करेंगे, नाम नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएँगे और क्लास किस तरह से बनाएँगे? इनर क्लास होगी तो क्लास हमें बनाना पड़ेगा ना कोई ना कोई। तो यहाँ पर हमारे साथ 2 प्रॉब्लम है कि हमें ऑब्जेक्ट भी बनाना है ताकि हम उस क्लास को यूज़ कर पाएँ। दूसरा एक क्लास भी बनानी है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें? हमें एक न्यू कीवर्ड लिखना है, वही न्यू लिखना है और इस वाली क्लास को ही यूज़ करना है जो उसकी पैरेंट क्लास है, ऐसे। अगर मैंने इस तरह से लाइन लिख दिया इसका मतलब क्या है? अगर हमने ऐसे लाइन लिखा मतलब हमने माई क्लास यानी कि इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका रेफरेंस उसी क्लास के एक रेफरेंस वेरिएबल में रख दिया। तो जब हम इस तरह से लिखते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। हम लोगों को क्या करना है, एक चाइल्ड क्लास बनानी है। चाइल्ड क्लास अभी हमने बोला ना कि जो एनार्मस इनर क्लास होगी वो एक चाइल्ड क्लास होगी, है ना? और अगर चाइल्ड क्लास है और इस क्लास को हम पेरेंट क्लास मान रहे हैं, तो हम यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेमीकोलन लगा रहे थे वो नहीं लगाएँगे, बल्कि यहाँ पर हम लोग इस तरह से एक कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे और इसके लास्ट में यहाँ पर लगा देंगे सेमीकोलन इस तरह से। तो ये हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पर क्या किया कि एक क्लास बनाई इस तरह से हमने एक क्लास बनाई और उस क्लास का कुछ नाम नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ बॉडी प्रोवाइड की है ना, उस क्लास का कुछ नाम नहीं है। दूसरा हमने क्या किया कि जब हमने न्यू माई क्लास इस तरह से लिखा तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया। लेकिन ऑब्जेक्ट हमने अपनी इस माई क्लास का नहीं बनाया बल्कि उसकी एक चाइल्ड क्लास का बनाया जो हमने यहाँ पर लिखा है। समझ में बात आई? तो जब आप इस तरह से सिंटैक्स लिखोगे न्यू माई क्लास पैरेंथेसिस और उसके आगे सेमीकोलन ना लगा करके आप कर्ली ब्रेसेस लगाओगे और लास्ट में इस तरह से सेमीकोलन लगा दोगे, तो इतना लिखने पर आपने क्या किया, आपने एक इस क्लास की चाइल्ड क्लास बनाई यानी कि माई क्लास की एक चाइल्ड क्लास आपने बनाई। उस चाइल्ड क्लास का कुछ नाम नहीं है और आपने उस चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। आपने इतना काम किया। इतना लिखने पर आपने क्या किया कि आपने इस क्लास की एक चाइल्ड क्लास बनाई और उस क्लास का कुछ नाम नहीं है और उस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट भी बना लिया। और ऑब्जेक्ट तो हमें चाइल्ड क्लास बनाते समय ही बनाना पड़ेगा क्योंकि उसका तो नाम है ही नहीं है और नाम अगर नहीं होगा तो क्लास बनाते समय ही हम ऑब्जेक्ट भी बना रहे हैं, नहीं तो बाद में तो हम ऑब्जेक्ट बना ही नहीं पाएंगे। तो ये एक स्पेशल सिंटेक्स है, आप समझिए ये क्या है, एक स्पेशल सिंटेक्स है। तो जब आप किसी भी क्लास का नाम यूज करके इस तरह से आप लाइन लिखोगे, इसका मतलब आपने इस क्लास ये एक पेरेंट क्लास बन जाएगी
और इसकी आपने एक एनॉनिमस इनर क्लास बना ली है। समझ में बात आई? और क्योंकि ये एक एनॉनिमस इनर क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आप कहाँ रखोगे? रेफरेंस रखने के लिए हम पेरेंट वाली क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं, जो आपको पता भी है ना? अब आप ध्यान से कुछ यहाँ पर बातें बताइए। अभी हमने आपको बताया था कि जो पेरेंट क्लास का अगर हमने रेफरेंस बना लिया, अगर हमने पेरेंट क्लास का रेफरेंस बना लिया, तो क्या वो फंक्शन जो हमारी चाइल्ड क्लास में ही ओरिजिनली बने हैं, जैसे fun3 एंड fun4, क्या मैं पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल यूज करके उनको उनको मैं कॉल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं कि आपने अगर ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का और रेफरेंस बनाया है पेरेंट पेरेंट क्लास का, तो आप पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना करके चाइल्ड क्लास में ओरिजिनली जो फंक्शन बने हैं उनको आप कॉल नहीं कर सकते। तो अभी अभी हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई है, अभी अभी हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई है। किसकी चाइल्ड क्लास बनाई है? माई क्लास की चाइल्ड क्लास बनाई है। तो अगर इस क्लास के अंदर कोई हम ऐसा फंक्शन बना दें जो हमारे इस पेरेंट क्लास में नहीं है ना? यहाँ पर देखिए, ये fun3 और fun4 फंक्शन है, वो हमारे पेरेंट क्लास में नहीं है। तो इन फंक्शन को हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके कॉल नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर मैं इसके अंदर कोई ऐसे मेथड बना दूं, जैसे मैं बना देता हूं पब्लिक वायर्ड लेट्स से f1, तो क्योंकि ये f1 फंक्शन हमारे इस पेरेंट क्लास में नहीं बना है, तो हम इसको तो कॉल ही नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई और अगर ऐसा फंक्शन होता, लेट से मैं बना देता हूँ मैं बना देता हूँ f2, तो क्या मैं इस f2 को कभी भी कॉल कर पाऊंगा? इस ऑब्जेक्ट का यूज करके नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये f1 एंड f2 हमारे इस पेरेंट क्लास में नहीं बने हैं। लेकिन जो ये मेथड डिस्प नाम से मेथड हमारे पेरेंट क्लास में बना है, अगर मैं इसकी ओवरराइडिंग कर दूं, अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, हमने उसकी ओवरराइडिंग कर दी और मैं लिखता हूं डिस्प्लेइंग समथिंग एनॉनिमस इनर क्लास, तो क्या मैं इस डिस्प फंक्शन को कॉल कर सकता हूं इस वाले रेफरेंस वेरिएबल यानी कि पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके? बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूं। आप यहाँ पर देखिए, ये फन फंक्शन पेरेंट क्लास में है, उसकी हमने ओवरराइडिंग की थी और यहाँ पर हमने वही काम किया था। और यहाँ पर हम लोग जब फंक्शन को कॉल कर रहे थे, तो लेट बाइंडिंग की वजह से ओवर रिडन वाला मेथड ही कॉल हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग इस डिस्प फंक्शन को कॉल कर सकते हैं इस माई क्लास के रेफरेंस वेरिएबल mc का यूज करके, है ना? तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं mc डॉट डिस्प फंक्शन को, तो बिल्कुल देखिए हमें सजेस्ट कर रहा था हम लोग कॉल कर पा रहे हैं, लेकिन मैं f1 और f2 फंक्शन को कभी भी कॉल नहीं कर पाऊंगा, है ना? तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, रेफरेंस बना रहे हो पेरेंट का, ऑब्जेक्ट बना रहे हो चाइल्ड का, है ना, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि चाइल्ड क्लास में जो ओरिजिनली आपने फंक्शन बनाए हैं पेरेंट क्लास में नहीं है, तो आप उनको कभी भी कॉल नहीं कर पाओगे। और यही वजह है कि जब हम पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, तो चाइल्ड क्लास में उसके खुद के कोई मेथड हम डिफाइन ही नहीं करते, क्योंकि उनको तो हम कभी कॉल कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारे पास चॉइस रह जाती है कि जो पेरेंट क्लास में फंक्शन बने हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ हम ओवरराइडिंग करके उनके इम्प्लीमेंटेशन को चेंज कर सकते हैं। और हम जब पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके कॉल करेंगे, तो हमारा ओवर रिडन मेथड ही कॉल हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूं अभी के लिए। समझ में बात आई आपको? इसे हम बोलते हैं एनॉनिमस इनर क्लास। आपने कैसे बनाई समझा? उसका कुछ नाम नहीं है। इस ये जो क्लास हमने बनाई है यहाँ पर, इसका कुछ नाम नहीं है, नाम नहीं है। और क्लास बनाते ही समय हमने ऑब्जेक्ट भी बना दिया, और ये ऑब्जेक्ट हमने पेरेंट क्लास माई क्लास का नहीं बनाया है, बल्कि उसके एक चाइल्ड क्लास का बनाया है। ये एक स्पेशल सिंटेक्स है, लास्ट में सेमीकोलन भी लगा है, आपको याद रखना। ये पूरा पूरा एक स्टेटमेंट है ना? ये पूरा पूरा एक स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पर सेमीकोलन लगा हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। जब एक स्टेटमेंट के अंत में सेमीकोलन लगा होता है ना, जैसे ये एक स्टेटमेंट है, इसके लास्ट में सेमीकोलन लगा है। ये पूरा पूरा एक स्टेटमेंट है जिसमें आप एक माई क्लास की एक चाइल्ड क्लास बना रहे हो, साथ ही साथ इस क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाया है उसकी आप यहाँ पर ओवरराइडिंग भी कर रहे हो,
और उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो और ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आप उसके पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल में रख रहे हो और उसके पेरेंट का रेफरेंस वेरिएबल यूज करके आप डिस्प्ले को कॉल कर सकते हो क्योंकि आपने इसकी ओवरराइडिंग की है। ये होती है क्या, एनॉनिमस क्लास। अगर मैं इसको रन करूं यहाँ पर तो देखिए डिस्प्लेइंग समथिंग एनॉनिमस इनर क्लास, यहाँ पर ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है, पेरेंट वाला कॉल यहाँ पर नहीं हुआ है। समझ में बात आपको आई कि नहीं आई, है ना। अभी मैं इस चाइल्ड क्लास को यहाँ से हटाता हूँ। मान लीजिए मैं और एक बात बताता हूँ, ये जो हमारी माई क्लास है, जो ये माई क्लास है, इस क्लास का जैसे हमने यहाँ पर ये लाइन लिखी है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे चीज को यहाँ से मैं कट करता हूँ, इस पूरे चीज को मैं यहाँ से कट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इस क्लास के अंदर मैं बना लेता हूँ एनानिमस क्लास, है ना। पेरेंट क्लास के अंदर हमने बना दी एनानिमस क्लास, तो ये एनानिमस क्लास एक क्लास के अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल हमने सेम टू सेम काम यहाँ पर कर दिया है ना। अब जो ये टेस्ट डेमो क्लास है, जो ये टेस्ट डेमो क्लास है, यहाँ पर देखिए, अब मैं चाहता हूं कि इस माई क्लास की हमने एक क्या बनाई है, एनानिमस इनर क्लास यहाँ पर बनाई है। इस एमसी का यूज करके मुझे क्या करना है, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप दूसरे क्लास में बना देते तो किस तरह से अपनी मेन क्लास में उसको एक्सेस करते। तो अगर आपको इस क्लास के इस मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना है तो पहले आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना, पेरेंट क्लास। मैं लिखूंगा पेरेंट p इक्वल टू न्यू पेरेंट, इस तरह से। और और बताइए, p का यूज करके मैं इस क्लास के मेंबर्स को इन फंक्शन को यू कॉल कर सकता हूं और इस mc, ये भी तो एक मेंबर वेरिएबल है ना। हाँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा p डॉट करके mc को कॉल करूंगा और डॉट करके डिस्प्ले को कॉल कर लूंगा। इस तरह से हम लोग काम करेंगे, है ना। mc को मैं यहाँ पर अपने इस मेन क्लास में क्यों मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये डिफॉल्ट है। यहाँ पर देखिए, इसका इसका यहाँ पर हमने पहले कुछ नहीं लिखा है ना, तो ये डिफॉल्ट है। जैसे इस फन टू का क्या है, पब्लिक है, फन वन क्या है, पब्लिक है, फन क्या है, पब्लिक है। mc कैसा है, डिफॉल्ट है, हमने कुछ नहीं लिखा है ना। अगर मैं इसको प्राइवेट बना दूं, ऐसे प्राइवेट बना दूं, अगर हम उसको प्राइवेट बना देंगे तो हम यहाँ पर mc को एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। तो इसको आप क्या बनाना पड़ेगा, पब्लिक या डिफॉल्ट आप बना के रखिए। तो डिफॉल्ट चीजों को हम क्या कर सकते हैं, सेम पैकेज से किसी दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग कर लेंगे, है ना। तो अगर आप दूसरी क्लास में भी इस तरह से बना रहे हो तो भी मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको समझ में चीजें आनी चाहिए किस तरह से एक्सेस करना है। वो सिंपली जो आपने मेंबर रेफरेंस वेरिएबल बनाया था, वो सिंपली एक मेंबर बन जाएगा और मेंबर को एक्सेस करना तो आपको आता है ना। ऐसे आपको करना है। समझ में बात आई। अब वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो चुकी है लेकिन हम फिर भी आगे आपको थोड़ा सा और पढ़ाने वाले हैं। जैसे बताइए, ये एक सिंपल सी क्लास हमने बनाई है। अगर ये क्लास हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती, ABSTRACT अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाती, अगर ये हमारी क्लास अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती तो इसके अंदर हमने एक क्या बनाया है, फंक्शन बनाया है, ठीक है। इसके अंदर हम कोई अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं, या तो मैं सिंपली ना क्या काम करता हूँ, मैं इसको ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देता हूँ और मैं लिख देता हूँ ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट में लिख देता हूँ। पब्लिक में हटा देता हूँ, बाय डिफॉल्ट रहेगा, है ना। आपको पता है इंटरफेस के केस में, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में क्या होता है, मैं इसको पब्लिक बना ही देता हूँ। सॉरी, वो बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होगा, है ना। हमने बना दिया इसको अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास है और एक बना दिया हमने अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप किस तरह से यूज करते थे थोड़ा याद करिए, अगर आपने वीडियोस देखे हैं। आप उसकी एक चाइल्ड क्लास बनाते थे, चाइल्ड क्लास बनाने के बाद आप इस मेथड की ओवरराइडिंग करते थे, नहीं तो आपकी चाइल्ड क्लास भी अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती थी, है ना। तो आपको अब वो सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपको इनर एनानिमस इनर क्लास का कॉन्सेप्ट आता है। तो आप इसकी चाइल्ड क्लास सेम टू सेम ऐसे ही काम कर सकते हो। और ऐसा करने पर आपने क्या किया कि इस अब्स्ट्रैक्ट मेथड की आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दी। अब अगर आपको अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पता है तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो सोचो अब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी यूज करना कितना आसान हो गया। अगर आपको ये काम ना पता होता, आपको एनार्मस इनर क्लास के बारे में ना पता होता, तो आप क्या करते, इस क्लास की पहले एक चाइल्ड क्लास बनाते, उस चाइल्ड क्लास के अंदर इस मेथड की आप ओवरराइडिंग करते, फिर
उस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके ओवर रिडन मेथड को आप क्या करते, कॉल करते। इतना सारा कुछ करना पड़ता और आपको एक नई क्लास बनानी पड़ती। सोचो, आपको एक नई क्लास बनानी पड़ती जिसको आपको कंपाइल करते तो उसकी डॉट क्लास फाइल, आपको एक डॉट क्लास फाइल मिलती कंपाइल करने पर, है ना। लेकिन ऐसे मतलब यहाँ पर भी ये आप क्या कर रहे हो, क्लास बना रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये शार्ट हो गया है थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर एक थोड़ा सा शार्ट हो गया है। तो आपने क्या किया कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एक चाइल्ड क्लास बनाई और उसके अंदर जो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसकी आपने ओवरराइडिंग भी प्रोवाइड कर दी और आपने रेफरेंस पहले बना करके इस तरह से इसको कॉल भी कर लिया, है ना। न केवल ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बल्कि अगर ये इंटरफेस भी होती, क्लास की जगह पर मैं लिख देता हूँ INTERFACE, इंटरफेस भी मैं लिख देता हूँ। ये अगर एक इंटरफेस भी होती, है ना, और इसके अंदर अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखूं भी ना लिखूं, पब्लिक लिखूं ना लिखूं, ऑटोमेटिक ये मेथड क्या है, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि इंटरफेस की आपको खासियत पता है इंटरफेस क्या होती है। अब अगर आप इस इंटरफेस को यूज करते तो कैसे यूज करते, आप इसकी क्या करते, एक क्लास बनाते, वो क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करती और इस डिस्प मेथड की क्या करती, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती। तो आप इस इंटरफेस को भी एनॉनिमस क्लास की तरह ही बना करके इस तरह से यूज कर सकते हो, है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपको जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास था तो उसको मैंने रन करके आपको नहीं दिखाया था, है ना। मैं यहाँ पर थोड़े से और ऐसे डाट अपेंड कर देता हूँ। ओके, मैं इसको रन करता हूँ और देखिए वो सारा कुछ हमारा प्रिंट हो रहा है ना। और अब मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पर इंटरफेस, और ये इंटरफेस भी अगर होती तो ये मेथड क्या होता, पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट। तो आप इस तरह से भी इसको ऐसे कर सकते हो, है ना, ऐसे आप कर सकते हो। तो कितना इजी हो गया है इवन अब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस को यूज करना और उसके जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर देना। ये होता है एनॉनिमस इनर क्लास का कॉन्सेप्ट। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी भी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमने देखिए एक ऐसी इंटरफेस बनाई हुई है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ऐसी इंटरफेस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसे हम बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस। तो क्योंकि इसके अंदर एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो इस इंटरफेस को हम बोल सकते हैं फंक्शनल इंटरफेस। क्या अब मैं इस इंटरफेस को मैं फंक्शनल इंटरफेस बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि अब इसके अंदर दो अब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गए। तो ऐसी इंटरफेस जिसके अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा उसको हम बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस। अब इस इंटरफेस के अंदर देखिए दो मेथड आ गए हैं तो हमें दोनों की ओवरराइडिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो सिंपली यहाँ पर आप कर्सर लाइए और बता रहा ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, तो देखिए वो ऑटोमेटिक फन1 को ओवरराइड कर देगा और आपको यहाँ पर जो कुछ भी लिखना है लिख लीजिए, है ना। और आप MC का यूज करके आप फन1 को भी कॉल कर सकते हो, है ना। देखिए ये सब प्रिंट हो रहा है ना। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा यार। अगर आपको चीजें नहीं समझ में आई है तो आप चीजों को रिपीटेडली मतलब कि बार बार देखिए मेरे वीडियोस को, रिपीटेडली देखिए, समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत ईजी है ये, ठीक है। आपको किस तरह से एनॉनिमस क्लास बनानी, जिसका कोई नाम नहीं होता, क्लास बनाते समय ही हम ऑब्जेक्ट भी बना देते हैं। ऐसा लिखने पर हम बोलते हैं कि हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट का नहीं, और उसका रेफरेंस हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में रख लेते हैं। और ऐसा करने पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है हमने यहाँ पर देखा है। आपको समझ में आया होगा सब कुछ। अगर आपको जावा बहुत अच्छी तरह सीखना है तो मेरी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।